जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंसास राइफल्स के बाद भारतीय सेना की तरफ से स्वदेशी राइफल का अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। HAL मैन्युफैक्चर करेगी इसरो के SSLV। भारत काम कर रहा है 2 तरह के हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स पर। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि सीज फायर के लिए उसने ही करी थी पहल। और ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स में पाकिस्तान दे सकता है अमेरिका को अपना एयर स्पेस यूज करने की परमिशन। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ओपन टेंडर जारी किया था और इस टेंडर में कई अलग अलग कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब इस टेंडर में सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर भारत फोर्ज चुनी गई है। और जो भारत फोर्ज है तो उसने DRDO की ARDA लेबोरेटरी द्वारा भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप की गई क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के साथ इसमें भाग लिया था। और अब इस स्वदेशी कार्बाइन के साथ जो भारत फोर्ज है वो आर्मी के इस टेंडर में सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर सामने आई है। जिसका मतलब ये है कि इस डील को अंतिम रूप मिलने के बाद जो भारत फोर्ज है वो 2000 करोड़ रुपीस की डील पर भारतीय सेना को लगभग 4.5 लाख स्वदेशी कार्बाइन्स सप्लाई करेगी। और इंसास राइफल्स के बाद से ये स्मॉल आर्म्स के मामले में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है, जिसमें स्वदेशी तौर पर डिजाइंड, डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम को ही चुना गया है। ये जो स्वदेशी कार्बाइन है ये 5.56 × 45 mm के राउंड का इस्तेमाल करती है। इसमें 30 राउंड की मैगजीन लगती है। इसका रेट ऑफ फायर है 600 से 650 राउंड्स पर मिनट और इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 200 मीटर्स तक है। और अभी नई स्वदेशी कार्बाइन्स की मदद से आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 9x19 mm वाली पुरानी स्टर्लिंग कार्बाइन्स को रिप्लेस किया जाएगा, जो कि 2 दशकों से भी अधिक समय से इस्तेमाल होती आ रही है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना ने जो अपने कार्बाइन्स के रिक्वायरमेंट के लिए एक स्वदेशी कार्बाइन को ही चुना है, तो यह आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक मेजर माइलस्टोन की तरह है। क्योंकि अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि भारत की मिलिट्री में जो अधिकतर स्मॉल आर्म्स हैं वो हमने हमेशा दूसरी कंट्रीज के ही इस्तेमाल किए हैं। लेकिन इस टेंडर को भारत की कंपनी द्वारा जीतना इस बात को साबित करता है कि भारत भी वर्ल्ड क्लास स्मॉल आर्म्स वेपन सिस्टम्स को बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। जरूरत है तो बस उन्हें सही तरीके से अवसर देने की। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए HAL को चुना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि HAL SSLV लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी कमर्शलाइजिंग के लिए जिम्मेदार रहेगी। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जो SSLV है वो इसरो द्वारा विकसित किया गया एक बेहद ही कॉम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली फ्लेक्सिबल लॉन्च व्हीकल है, जिसकी मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की ग्लोबल डिमांड है तो उसको भारत बहुत तेजी से पूरा कर सकता है। और अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही HAL करेगी। और वैसे HAL के लिए एक बड़े माइलस्टोन की तरह है और संभावना है कि इसका जो असर है ये स्टॉक मार्केट में HAL के स्टॉक्स पर भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि गुरुवार को पेरिस एयर शो में भारत के डिफेंस डेलीगेशन ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग कंडक्ट करी थी। और इस मीटिंग के साथ ही भारत और फ्रांस का जो रफाल M वाला प्रोग्राम है तो उसे भी औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत इंडियन नेवी को 26 रफाल M फाइटर्स मिलेंगे। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है जिसमें DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि हाइपरसोनिक वेपन्स के मामले में भारत 2 तरह के वेपन्स पर काम कर रहा है, जिसमें से एक है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा होगा एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और इसमें से जो ग्लाइड व्हीकल वाला प्रोग्राम है वो अपनी सबसे एडवांस स्टेज में है, जिसके विकास परीक्षण 2 से 3 वर्षों में कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये इंडक्शन के लिए तैयार रहेगा। रही बात हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो उसके लिए हमने स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का ऑलरेडी सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया है, जिसको 1000 सेकंड्स तक के लिए रन किया गया था। और अब इसके फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए हमें भारत सरकार के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। और जैसे ही वो अप्रूवल आता है तो लगभग 5 से 7 वर्षों तक का समय लगेगा भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ऑपरेशनल स्टेटस तक पहुंचने के लिए। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ये बता दिया है कि आतंकवाद के जरिए भारत को हजारों घाव देने का उसका जो अभियान है वो कभी भी सफल नहीं होगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में भारत की जमीन पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए उसके परिणाम बेहद ही विनाशकारी होंगे। और भारतीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी पूरा नहीं हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी समय जरूरी एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार है। बाकी इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान यही क्लेम करते आ रहा है कि पिछले महीने जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर के लिए पहले भारत ने पहल करी थी। तो अब हुआ यह है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया है और खास करके उनके उस निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए जो कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की रिसेंट क्राइसिस में निभाए थे। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न यही आता है
कि भारत ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि अमेरिका की वजह से भारत सीज फायर के लिए एग्री हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो शुरू से ही पता नहीं क्यों बार बार अमेरिका को धन्यवाद कह रही है सीज फायर के लिए, और अब तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड भी कर रहा है इसी सीज फायर में मदद करने के लिए। और पाकिस्तान की सब हरकतें देखने के बाद अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि भारत ने पहले सीज फायर के लिए पहल करी होगी तो फिर उन्हें सही से उपचार की जरूरत है। और हाँ, बाकी पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रही है, आप ये कह सकते हैं भले बोल वो रहें लेकिन शब्द किसी और के हैं, और वो किसके हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको उसका आंसर पता होगा। चलिए फिर भी हम एक हिंट देते हैं, ये वो है जो कि पाकिस्तान के मुंह पे $4 मार के उससे मुजरा करवा सकता है। वहीं इसके अलावा भी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुले तौर पर ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम चलती है, यानी कि सिविल और मिलिट्री का कॉम्बिनेशन, और उन्हें खुद माना है कि ये कोई आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और ये तब है जब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की सोलो विजिट पर है और ट्रंप के साथ लंच भी करा उसने। अब बाकी लंच में उन्हें खाना खिलाया गया या गोली खिलाई गई है वो तो खैर उन्हें पता होगा, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आने लगी है। और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी एक लाइव टीवी में पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने इस बात को स्वीकार किया कि कैसे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस को ऑथराइज किया था कि भारत में कहाँ पर स्ट्राइक करनी है, क्या करना है, लेकिन ये सब 4 बजे के बाद होना था। लेकिन पाकिस्तान की फूटी किस्मत ये निकली कि इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ शुरू करता उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान के बेसिस को टारगेट कर दिया, नूर खान, सोरकोट एयरबेस और ऐसी और भी कई सारे मेजर पॉइंट्स पर। और इसी इंटरव्यू में इनिशियली उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कैसे भारत की स्ट्राइक के 45 मिनट के अंदर पाकिस्तान ने मदद मांगना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी लाइव टीवी में जब इशाक डार को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो उन्होंने बात घुमा दी और ये कहा कि सऊदी प्रिंस ने इनिशिएट लिया था भारत के विदेश मंत्री को कांटेक्ट करने का। पर हम आपको फिर से यही कहेंगे कि चिंता मत करिए, कुछ दिनों बाद ये बहुत ही स्पष्ट रूप से खुद ही ये सारी चीज़ें स्वीकार करते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर Squadron.in पर कारगिल का नया कलेक्शन लॉन्च हो चुका है, और वो भी कुछ नए कमाल के कलर्स के साथ। और इस पर एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, और बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट लगातार अपने 90वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और दोनों ने ही एक दूसरे पर जबरदस्त हमले अभी भी जारी रखे हुए हैं। एक तरफ जहां इजराइल की मिलिट्री ने अपनी फ्रेश स्ट्राइक्स में ईरान की महत्वपूर्ण मिलिट्री स्टोरेज साइट्स के साथ दूसरे सप्ताह के अंदर इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर दूसरी स्ट्राइक करी है, और अब जो दूसरी बार इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक की गई थी वो पहली वाली स्ट्राइक की तुलना में और भी ज़्यादा डीप थी, जिसमें इस साइट को तो अब लगभग खंडर ही बना दिया गया है। इसके अलावा इजराइल ने अपनी लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की वेपन ट्रांसफर यूनिट के कमांडर को भी एलिमिनेट किया है। इसके अलावा ईरानियन रिजीम के लिए इजराइल को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाने वाले फाउंडर सईद इजादी को भी इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है, जो कि इजराइल के मुताबिक ईरान की IRGC और हमास की महत्वपूर्ण फिगर्स के बीच मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करता था। और इजराइल का यह भी कहना है कि जब से ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू हुआ है तो तब से लेकर अभी तक जो इजराइल है वो ईरान द्वारा लॉन्च किए गए 470 से ज़्यादा UAVs को इंटरसेप्ट कर चुका है, और वो भी 99% सक्सेस रेट के साथ। और इजराइल के मुताबिक ईरान अभी तक इजराइल की तरफ 450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर चुका है, जिनमें से अधिकतर को इजराइल ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर मल्टीपल मिसाइल्स लॉन्च करी हैं, और जिनमें से कुछ मिसाइल्स सिविलियन एरियाज के पास भी जाकर गिरी थी। और ईरान का ये भी कहना है कि वो डिप्लोमेसी वाले ऑप्शन पर विचार तभी करेंगे जब इजराइल ईरान के खिलाफ अपने एग्रेशन को रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि US प्रेसिडेंट ईरान को लेकर अगले 2 सप्ताह के अंदर निर्णय लेंगे। इसके अलावा इजराइल की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि अपने इस लेटेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम से कम 2 साल पीछे धकेल दिया है। और जबकि US प्रेसिडेंट ने ईरान को वार्न किया है कि उनके पास केवल 2 सप्ताह तक का मैक्सिमम टाइम है अमेरिका की पॉसिबल एयर स्ट्राइक्स को अवॉइड करने का। और जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ इस वॉर में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो ये हर किसी के लिए बेहद ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। बाकी आपको बता दें कि भारत ने अभी तक ईरान से अपने 827 भारतीयों को सफलतापूर्वक इवैक्यूएट करा लिया है, और भारत ने अपने नागरिकों के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी इवैक्यूएट कराया है। और वहीं एक स्पेशल जेस्चर के तौर पर भारतीयों को ईरान से वापस निकालने के लिए ईरान ने भारत की फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को ओपन किया है। बाकी एक तरफ जहां पाकिस्तान इजराइल की स्ट्राइक्स की निंदा कर रहा था और ये दिखा रहा था कि वो ईरान के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे। और अब कुछ ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं कि इजराइल ने जो ईरान के कुछ टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया है तो उनके एलिमिनेशन के लिए जो इंटेल है तो वो प्राप्त करने में संभावित रूप से पाकिस्तान ने भी अमेरिका की मदद करी है। बाकी ईरान के ऑफिशियल तो फिलहाल यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी ही साइड रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी डाउट है कि डॉलरों के चक्कर में जो पाकिस्तान है वो अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे सकता है।
क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, वो केवल उसी का है जो उसके ऊपर डॉलर बरसा रहा है। FATF ने अपनी नई रिपोर्ट में 2020 के उस इंसिडेंट को भी मेंशन किया है जब भारत की अथॉरिटीज़ ने चीन से पाकिस्तान जा रहे कंसाइनमेंट को सीज किया था और जिसमें डुअल यूज़ आइटम्स पाए गए थे जिन्हें पाकिस्तान अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल करता। और इसी इंसिडेंट को एक रेफरेंस के तौर पर लेते हुए FATF ने यह भी मेंशन किया है कि किस तरह से जो डुअल यूज़ गुड्स हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट रेगुलेशंस को बाईपास करने के लिए मिस डिक्लेयर्ड किया जाता है। और इस इंसिडेंट ने वैश्विक चिंताएं भी उठाई हैं और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर FATF द्वारा पाकिस्तान पर उनकी जांच बढ़ाए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है, खास करके 22 अप्रैल वाले पहलगाम हमले के बाद से। इसके अलावा UK रॉयल नेवी का F-35B अभी भी भारत में ही है और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी कि F-35 की रिपेयरिंग के लिए भारत ने उनके एयरक्राफ्ट के लिए परमानेंट शेल्टर्स या फिर एक टेम्परेरी शेल्टर भी ऑफर किया था, लेकिन UK ने दोनों ही ऑफर से इनकार कर दिया था। हालांकि इस ऑफर को लेकर ऑफिशियली फिलहाल कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश मीडिया में या यूं कहें वेस्टर्न मीडिया में इस घटना को लेकर कुछ भी रिपोर्ट देखने को अभी तक नहीं मिली है। वहीं इस इंसिडेंट में अगर इस F-35B की जगह भारत का कोई एयरक्राफ्ट होता तो ये अभी तक पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बन के घूम रहा होता और इस इंसिडेंट को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा होता कि भारत के जो इक्विपमेंट है, भारत के जो जेट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ख़राब है, वो लो क्वालिटी के हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं ये F-35 जिसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर्स में काउंट किया जाता है, इसे भारत में लैंड हुए लगभग एक सप्ताह का समय हो चुका है और अभी भी क्लियर नहीं है कि इसकी रिपेयरिंग कब पूरी होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार शिव सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार भीम बहादुर थापा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, कारगिल वॉर में .5140 को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के पास थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।